जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर एक तेल बेचने वाली साधारण कंपनी को अजीम प्रेमजी विश्व प्रसिद्ध आईटी कंपनी बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक ट्रैवल एजेंसी का सेल्स एजेंट नरेश गोयल भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने वाला लड़का नरेंद्र मोदी इस देश की सरकार बना सकता है तो कुछ भी हो सकता है। स्वागत है आपका द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है में। दोस्तों, शो के शुरुआत में मैं हमेशा उन लोगों का नाम लेता हूं जिनकी जिंदगी की उपलब्धि हमारे लिए एक प्रेरणा है। पर देखा जाए तो हर उस व्यक्ति की शुरुआती जिंदगी बहुत साधारण रही है। इन्होंने कुछ ऐसे ठोस निर्णय लिए जिनकी वजह से एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते रहे। ऐसे निर्णय लेने का साहस एक बुलंद रवैये यानी एटीट्यूड से आता है। मेरी जिंदगी का रवैया हमेशा बहुत सादगी भरा रहा है, लेकिन मेरे जीवन में भी एक ऐसा समय आया जब मेरा गुरूर, मेरा अहंकार बन चुका था। 90 के दशक में मैं अपने कैरियर की बुलंदियों को छू रहा था। उस जमाने में जावेद अख्तर साहब का एक जुमला था कि यू कैन नॉट मेक हिंदी फिल्म विदाउट टू थिंग्स, फिल्म रॉस्टॉक एंड अनुपम खेर। मेरा मानना था कि अगर मैं फिल्मों में कामयाब हो सकता हूं तो मैं टीवी पर भी राज कर सकता हूं। उस अहंकारी सोच के चलते मैंने अपने सारे पैसे लगा दिए और वही हुआ जिसका डर था। मैं ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया। अपने घर के अलावा मेरे पास एक नया पैसा नहीं था, लेकिन मैं समझ गया कि इस प्रलय का मकसद मेरे अहंकार को मारना था। और यहां से मैंने एक नए रवैये के साथ अपना जीवन शुरू किया और आज मैं उस मुकाम पर हूं जो सिर्फ एक सपना सा लगता है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि लाइफ में आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं वो एक मिसाल है मेहनत की, दृढ़ निश्चय की और रवैये की। इनकी जिंदगी में अहंकार की कोई परिभाषा ही नहीं है। इन्होंने हमेशा अपने आप को विवादों से दूर रखा। आम आदमी के असली हीरो, द खिलाड़ी ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, प्लीज वेलकम सुपरस्टार अक्षय कुमार। अक्षय, आपको गले मिलकर बड़ा अच्छा लगता है। आपको मुझे गले मिलकर अच्छा लगता है? पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे गले मिलकर आपको क्यों अच्छा लगा? बिकॉज आपकी नहीं, ऐसा कोई मेरे में आपकी गर्मजोशी जो है ना, और आपका जो एक ऑनेस्ट भाव विभोर है वो दिल को छूता है, इसलिए अच्छा लगता है। और कोई रीजन नहीं है इससे पहले कि नहीं, एक्चुअली मैं कई बार होता है किसी से गले मिलता हूँ या हाथ मिलाता हूँ तो मुझे बड़ी कोफ्त आती है कि आई एम श्योर आप लोगों में भी किसी ना किसी से होगा कि ऐसे मिलते हैं। हेलो जी। ये इतना हाथ देने की क्या जरूरत है? आदमी पूरा देता है, क्यों, है कि नहीं? आप हर चीज शिद्दत से करते हो और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके साथ 16 फिल्में की हैं। आपने पिछले 22 साल में कम से कम 120 फिल्में की हैं और उससे पहले आपने बहुत कुछ किया, बहुत सारे पापड़ बेले हैं। आपका बावर्ची होना, कुक होना तो शायद सबको पता है, लेकिन मैंने पता किया है कि आप बांग्लादेश में भी काम करते थे, ढाका में जी। आप कैलकाटा में भी काम करते थे और आप मोहम्मद अली रोड पर कुंदन की ज्वेलरी भी बेचते थे। दिल्ली से लेके आता था, वहां बेचता था। उन दिनों के बारे में बताइए। देखिए, बैंकॉक के बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता है। सर, ऐसा है कि आपने पढ़ाई की, कितनी पढ़ाई की आपने?
नहीं कोई उसकी फिक्र मत करिए, नहीं, मैं मुझे बहुत बार कोई फेल भी हो फिक्र नहीं चुका है। हूँ। मैं एक गलत एग्जाम्पल नहीं देना चाहता लोगों को कि पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना पढ़ लेना चाहिए कि इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, 2 दूनी 4 आता है, हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, दुनिया गोल है ये पता होनी चाहिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इतना पढ़ लेना चाहिए। अच्छा मैं उतना पढ़ लिया था, अच्छा उससे आगे नहीं पढ़ पाया अच्छा क्योंकि मुझे इतना शौक नहीं था पढ़ाई का। अच्छा मैं किताबों को देखता था, मुझे नींद आ जाती थी, अच्छा पता नहीं क्या था। और एक अच्छी बात भी थी कि जब सोना होता तो किताब पढ़ लेता था, अच्छा। एक पन्ना पढ़ते ही नींद आ जाती। तो लेकिन माय फादर यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी, अक्षय बेटा इतना पढ़ लेना कि ताकि कभी किसी के सामने खड़ा हो तो बात कर सके। हाँ मेरी फादर की इच्छा थी कि मैं पढ़ूं, बहुत पढ़ूं, और मेरे फादर लेकिन ये भी जानते थे, मैं कहता हूं मेरे फादर जैसा सबको फादर मिले, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा समझते थे, वो जानते थे कि मुझे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है। ठीक है बेटा, तू जितना पढ़ना है तू उतना पढ़, लेकिन स्पोर्ट्स में करना है ना, मैं तेरे साथ हूं। मेरे साथ वॉलीबॉल खेलने चलते थे, किसी के भी पिताजी आते नहीं थे देखने, लेकिन मेरे फादर हमेशा रहते थे। ही यूज्ड टू एक्ट लाइक अ वाटर बॉय, मतलब सबके लिए पानी लेके जाना, ऑपोजिट टीम वाले को भी पानी पिलाते थे। तो मतलब आज मैं समझता हूं मेरे अंदर अगर स्पोर्ट्स के लिए इतना जज्बा है, इतना प्यार है, तो उन्हीं की वजह से है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, किसी बात पे टोका नहीं। ये अगर वो चाहते तो मुझे कहते पढ़ाई के अंदर घुस, और मेरा दिमाग इतना नहीं था, मैं नहीं इतना पढ़ सकता था, मुझे नहीं मजा आता था पढ़ने में इतना। ठीक है, मैंने उतना पढ़ लिया, मैंने 12वीं कर ली, बस उसके बाद मैं नहीं पढ़ पाया। मुझे स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, सारा दिन खेलना, सारा दिन खेलना, सारा दिन खेलना। एंड दैट पार्ट माय फादर अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ही हिमसेल्फ वाज एन अकाउंटेंट, एंड उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया मुझे। फैंटास्टिक। तो आपने पढ़ाई जितनी भी कर सकते थे आपने की, उसके बाद आपने क्या किया, आप कहाँ गए? उसके बाद देन आई वेंट टू बैंकॉक। बैंकॉक चला गया क्योंकि वही सबसे सस्ता मजबूत टिकाऊ देश था जहां मैं कुछ मार्शल आर्ट सीख सकूं, एंड वी कुड अफोर्ड। और तभी 22,000 रुपये की टिकट होती थी जाने के लिए, आने जाने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि क्योंकि वो 22,000 में भी 18,000 मेरे पिताजी ने किसी से लोन लेके किया था, तो वही देन मुझे भेजा गया था। So that's it. आपके पिताजी आपको एयरपोर्ट पे छोड़ने आए थे? हाँ जी, आए थे, बिल्कुल आए थे। क्या व्हाट इज दैट वन लेसन दैट ही गेव यू? बिकॉज अब मिडिल क्लास फैमिली में जब बेटा देश से बाहर जाता है तो बाप आमतौर पे कोई ना कोई ऐसी बात कहता है जो मन में रह जाती है। व्हाट उन्होंने क्या बोला था आपसे? मुझे मतलब कोई ऐसा कोई लेक्चर वेक्चर तो नहीं दिया था मुझे, बस बस इतना ही कहा था, बेटा ध्यान रखना अपना और सीखना उधर, और मस्ती कम करना, क्योंकि सब जानते हैं कि बैंकॉक एक मस्ती वाली जगह है। और तो बेटा अपना आराम से रहना और काम करना। और बॉम्बे में आपको पता लग गया था कि आपको एक वेटर की? हाँ, एक वेटर की नौकरी मिल गई है, क्योंकि मुझे कोई ना कोई नौकरी तो करनी थी जी, कुछ ना कुछ करने के लिए। तो वो एक नौकरी मिल गई थी और घर भी मिल गया था। वो उसी रेस्टोरेंट के ऊपर छोटा सा एक घर था जहाँ 5-6 लड़के साथ में रहते थे हम लोग। यू रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट रेस्टोरेंट? उसका नाम था मेट्रो गेस्ट हाउस। मेट्रो गेस्ट हाउस। और आप पहुंच गए वहां पर वेटर बन के? हाँ जी, मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ मैंने काम करना शुरू किया। तो सुबह मैं सारा दिन काम करता था, शाम को थाई बॉक्सिंग के लिए रोड के ऊपर ही सीखता था। फिर कहाँ गए आप? उसके बाद फिर मैं ढाका चला गया, ढाका में काम करता था। बैंकॉक में कितने अरसे पर रहे थे? मैं 4-5 साल उधर था। 4-5 साल? 4-5 साल था, फिर लेकिन वापस भी आया करता था। मैं एक्चुअली काम करता था कैलकाटा, ढाका, बैंकॉक। पता वो लोग होते हैं ना, आई एम श्योर दिल्ली से बहुत सारे लोग जाते हैं ऐसा काम करने के लिए, कपड़े का काम करते हैं। हाँ, लेकिन कैलकाटा से ज्यादा जाते हैं क्योंकि कैलकाटा से बैंकॉक ज्यादा नजदीक है। अच्छा। और वहां से टिकट जो थी उस वक्त 14,000 की थी। टिकट के मिडिल क्लास के लोगों को टिकटें कितनी याद रहती है? सब याद है, सारी याद है मुझे। उस वक्त के सारे जितने भी पैसे थे उस वक्त सब बहुत मेहनत से निकलते थे पैसे। उस वक्त एक फॉर्म भी होता था, पी फॉर्म। आई डोंट नो अभी लोगों को पता है कि नहीं, क्योंकि मैं कैलकाटा में आई यूज्ड टू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी। अच्छा। तो उसके अंदर मैं काम करता था, तो पी फॉर्म भरना,
फिर वीजा लेके आना, टिकटें लेके आना, तो वो सब कर फिर आपने मोहम्मद अली रोड पर ये कुंदन की ज्वेलरी का कहाँ से, मतलब मैं एक हिसाब से ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आप नॉट उस समय को सोच के नहीं बट एमलेसली कुछ चीजें कर रहे थे, आप ये कर रहे थे, आप ट्रैवल एजेंसी, बहुत मन में एम क्या था, करना एम क्या बस यही था, चाहते थे? सर्वाइवल। सर ऐसा होता है कि कुछ भी काम मिल जाए वो बहुत बढ़िया चीज होती है। कुछ भी काम, कोई अगर बोलता है कि कुंदन की ज्वेलरी लेके यहाँ से फिर वहां बेच सकता है, एक बार यहाँ वहां जाने से 6,500-7 हज़ार का फायदा हो जाएगा, तो चलो ये करके देखते हैं। तो फ्रंटियर मिल में जाके फिर बेचना, फिर वापस आ जाना। एक तो कमाल का किस्सा है सर, मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रंटियर मिल से मैं काफी शॉपिंग करके बॉम्बे से निकला हूँ। और अगर आप भी गए होंगे, मैं बहुत बार फ्रंटियर में से गया और बिना टिकट के भी एक नहीं, बार मैं गया टिकट लेके जाता आप था। टिकट लेके जाते मैं टिकट लेके जाता था क्योंकि मुझे बहुत डर था। और मैं शॉपिंग यानी कि करीबन फैशन स्ट्रीट से मैंने करीबन 4,500-5 हज़ार रुपए के सामान खरीदा है, अपने कपड़े खरीदे हैं और सारा सामान मैंने रखा हुआ है और जा रहा हूँ और चंबल में डाकू आ गए, मेरे बोगी के अंदर आ गए और मैं यूं सोया हूँ। अब मैं सोया हूँ, ऑब्वियसली जरा सी आवाज होती है तो आंख खुल गई, मैंने देखा डाकू है। अच्छा, मैं बोला बेटे अब कुछ मत बोलना, चुपचाप आराम से सोए रहना। सोए रहे, देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ वो सबका सामान उठा रहे हैं। अच्छा, और आहिस्ते आहिस्ते कमीने मेरे पास आ गए और मेरा सामान भी उठा लिया। और आप और मैं अगर शोर मचाता तो वो गोली मार देते। और आप सोने की एक्टिंग कर रहे हैं? मैं देख रहा हूँ, मैं रोने की एक्टिंग कर रो रहा हूँ, मेरा सामान उठा रहे हैं वो। मेरा सारा सामान उठा के ले गए, सारा बोगी का सारा सामान उठा के ले गए मेरे पास, यहाँ तक कि उन्होंने चप्पल तक नहीं छोड़ी, नीचे से लोगों की चप्पल भी ले गए, सब कुछ ले गए, कुछ भी नहीं बचा। तो मैं जो 4,500 हज़ार का मैंने सामान लिया था, मैं बिना किसी सामान के दिल्ली स्टेशन पे उतरा हूँ, पुरानी दिल्ली स्टेशन पे।